डियर स्टूडेंट, मैं नरेश कुमार अनबाल स्कूल सिगवंज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। मैं आपको आज अध्याय 6 में उत्तक का सेकंड पार्ट संयोजी उत्तक पढ़ाने जा रहा हूं। तो देखिए, आइए संयोजी उत्तक क्या होता है। नाम से ही परिचित है संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक वे उत्तक जो एक अंग दूसरे अंग या एक उत्तक दूसरे उत्तक से जोड़े रखता है तो उसको संयोजी उत्तक कहा जाता है। एक अंग दूसरे अंग से जुड़ा हुआ जो उत्तक पाया जाता है उसको संयोजी उत्तक, या एक उत्तक या दूसरे उत्तक से जुड़ा हुआ तो वो भी संयोजी उत्तक कहलाएगा। देखिए, और संयोजी उत्तक की कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी हुई थी, बिखरी हुई ज़्यादा रहती है। इनकी कोशिकाएं अदात्री, अदात्री का मतलब होता है एक द्रव भी कह सकते हो, एक तरल भी कह सकते हो, 3-4 रूपों में होता है जो आपको अभी बता रहा हूँ। अदात्री 3 रूपों में, सरल, सघन और ठोस रूप में भी हो सकता है। अदात्री में दसी होती हैं, ठीक है। आइए, अदात्री एक जेली की तरह तरल पदार्थ भी हो सकता है, सघन ठोस हो सकता है, जो मैंने आपको यहाँ बताया है। अदात्री की प्रकृति विशिष्ट संयोजक के कार्य के कारण उसकी अनुसार उस अदात्री की प्रकृति क्या होती है, बदलती रहती है। हमारे शरीर में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के संयोजक अपनी किताब के अंदर अनेक प्रकार के संयोजी उत्तक बताए गए। जो आपको मैंने ये 4 उत्तक के बारे में आपके बताए गए, तो 4 उत्तक के बारे में बता रहा हूँ। पहला एरियोलर संयोजी उत्तक, दूसरा सघन तंतु में संयोजी उत्तक, तीसरा तरल संयोजी उत्तक और चौथा कंकालीय संयोजी उत्तक। सबसे पहला आपके एरियोलर संयोजी उत्तक। एरियोलर संयोजी उत्तक क्या होता है कि त्वचा और मांसपेशियों के बीच, त्वचा और मांसपेशियों के बीच, रक्त नलिकाओं के चारों ओर, नसों व अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा का मतलब होता है जो अस्थि होती है उसके बीच में जो खोखला स्थान होता है उसको अस्थि मज्जा, जो तरल के रूप में होता है, अस्थि मज्जा में भी ये एरियोलर संयोजी उत्तक पाया जाता है। यह अंगों के भीतर खाली स्थानों में भरा रहता है। यह उत्तक जितने भी अंग होते हैं उसके भीतर खाली स्थान है उसमें भरा रहता है और आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है। उत्तकों की मरम्मत, जैसे कोई मान लो हम कट गए हैं तब उसकी जगह वो वापस उसकी मरम्मत के लिए यही एरियोलर उत्तक विभाजन होकर एरियोलर मरम्मत का कार्य करते हैं। इसी में एक दूसरा पार्ट है वसा में उत्तक। वसा में उत्तक क्या होता है कि त्वचा के नीचे जो आंतरिक अंगों में के बीच पाए जाने वाला, आंतरिक अंगों के बीच, त्वचा के नीचे जो आंतरिक अंग है उसके बीच में पाए जाने वाला इस उत्तक की कोशिकाओं की वसा की गोलियां भरी रहती है। वसा की उस कोशिकाओं में वसा की छोटी छोटी गोलियां भरी रहती है जिसे वसा को संग्रहित करने का कार्य भी करती है। और इस वसा के कारण ही इस उत्तक की कोशिकाओं में वसा की छोटी छोटी गोलियां भरी रहती है जिसके कारण वसा को ये कोशिकाएं संग्रहित करती हैं और यह उष्म कुचालक का कार्य, उष्म कुचालक का मतलब बाहर का तापमान अंदर नहीं और अंदर का तापमान बाहर नहीं, और शरीर का एक फिक्स टेम्परेचर है उसको बनाए रखती हैं। अगला है सघन तंतु में संयोजी उत्तक। सघन में संयोजी 2 उदाहरण दिए गए, स्नायु और कंडराय। सबसे पहले स्नायु क्या होता है? स्नायु वह होता है कि यह जितनी भी अस्थि, एक अस्थि दूसरे अस्थि की जॉइंट जहाँ होता है, जुड़ने का स्थान होता है, उसके बीच में जो उत्तक पाया जाता है वो सघन तंतु में संयोजी उत्तक होता है, उसी को हम कहते हैं स्नायु। और इसमें कम अदात्री पाया जाता है, ठीक है। दूसरा होता है कंडराय। कंडराय क्या होते हैं कि जहाँ मांसपेशियां अस्थि से जुड़ी हुई हैं उसके बीच में जो उत्तक पाया जाता है वो कंडराय कहलाते हैं, वो भी सघन तंतु में संयोजी उत्तक होता है। और ये कंडराय क्या होता है? मजबूती, सीमित लचीलेपन और रेशेदार उत्तक भी होते हैं। ज़्यादातर रेशेदार उत्तक ही इसमें पाए जाते हैं। अगला है तरल संयोजी उत्तक। आप रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है, आप सभी जानते हो, पहले भी पढ़े हैं, 7वीं क्लास में 8वीं क्लास में पढ़ते हो। तरल एक संयोजी उत्तक कैसे कि उसमें कुछ कोशिकाएं उस द्रव में रहती हैं जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं। तो आप जानते हो रक्त के कितने घटक होते हैं? 4 घटक, RBC लाल रक्त कणिकाएं, WBC जिसको श्वेत रक्त कणिकाएं, और 3C बिंबाणु जिसको प्लेटलेट्स कोशिकाएं कहते हैं या सेल्स कहते हैं, और चौथा उसका भाग होता है प्लाज्मा जो अदात्री कहलाता है। इस प्लाज्मा में अदात्री में 3 कोशिकाएं इसमें शामिल है
और तीनों की संख्या ज़्यादा होने के कारण ये उत्तक कहलाया। तो ये कौन सा बहता हुआ उत्तक है, इसलिए इसको तरल संयोजी उत्तक कहा गया है। लसिका वह स्थान है जहाँ भोजन, जितना भी पोषक, भोजन से प्राप्त पोषक तत्वों को रक्त में सहवन करने का कार्य लसिका द्वारा होता है। यानी जितनी भी छोटी छोटी रक्त केशिकाएं, जो हमारे रोम के आकार की रक्त कोशिकाएं, जहां आपस में जोड़कर बड़ी केशिकाएं वाहिकाएं बनती हैं, उससे पहले जितनी भी कोशिकाएं होती है वो लसिका कहलाती है। ठीक है, वो उस स्थान को लसिका कहते हैं। उसमें ये कोशिकाएं बिखरी स्थान पे पाई जाती है। ये भोजन का पोषण को, जो भोजन में आए पोषक तत्वों का अवशोषण का कार्य भी करती हैं। अगला है कंकाली संयोजी उत्तक। कंकाली संयोजी उत्तक में दो उत्तक हैं, एक तो उपास्थि उत्तक, एक अस्थिया उत्तक। उपास्थि वह अस्थि जो बिल्कुल मोड़ने पर लचीली होती है, जैसे कान की जो हड्डी होती है बिल्कुल मुलायम होती है, नाक के टिप्स की हड्डी जो मुलायम होती है, हमारे श्वसन नली के अंदर सी आकार के वलय पाए जाते हैं, वो भी लचीले होते हैं, जो किसके बने होते हैं, उपास्थि। जितनी भी लचीली फ्लेक्सिबल अस्थियां पाई जाती हैं उनको हम उपास्थि कहते हैं। आइए उसको कंकाली संयोजी उत्तक में क्यों शामिल किया गया है कि इसकी कोशिकाओं के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है और ये इसमें ठोस अदात्री किसका बना हुआ, प्रोटीन व शर्करा का बना होता है। यह अस्थियां को जोड़ने, जहाँ भी अस्थियां जुड़ी होती है वो उस स्थान को चिकनापन भी इसी उपास्थि के कारण ही मिलता है। कभी अस्थियां जुड़ी हुई होती है तो उसके बीच में चिकना जो भाग होता है जुड़ा हुआ, वह उपास्थि का बना होता है। अगला है अस्थियां जो हमारे शरीर में पंजर का निर्माण करके शरीर का जो आकार प्रदान करती हैं, वो हमारे कंकाल, इस अस्थि के कारण ही शरीर का आकार बनता है। हर जीव का आकार कंकाल के द्वारा ही बनता है। दूसरा, ये उत्तक मजबूती और कठोर होते हैं। इनकी कोशिकाओं में अदात्री जो होता है ठोस प्रकार का होता है और इस ठोस प्रकार की अदात्री में कोशिकाएं अंदर की ओर धसी हुई होती है, जो अस्थि कोशिकाएं, या आप उसको कट कर लेना सर, अदात्री में धसी हुई कोशिकाएं अस्थि कोशिकाएं होती हैं। और ये अदात्री जो इसमें बना वो कैल्शियम व फास्फोरस का बना होता है। ठीक है, तो आइए, हमने संयोजी उत्तक के बारे में पढ़ा। संयोजी उत्तक यहाँ 4 प्रकार से बताया। कौन कौन सा? सबसे पहले एलियोलर संयोजी उत्तक, जिसका एग्जाम्पल आप दे सकते हो कि वसीय उत्तक और अस्थि मज्जा, रक्त नलिकाओं में, त्वचा और मांसपेशी में आदि के चारों ओर पाए जाने वाला उत्तक एरियोलर उत्तक होता है। और दूसरा है सघन तंतु में संयोजित स्नायु और कंडराय के बारे में बता सकते हो। अगला तरल संयोजी उत्तक, इसका दोनों में से आप एक एग्जाम्पल रक्त दे सकते हो सबसे अच्छा, और रक्त के बारे में लिख सकते हो कि अदात्री प्लाज्मा होता है, बाकी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और बिंबाणु ये इसके उत्तक की कोशिकाओं के भाग है। अगला कौन सा है? कंकाली संयोजी उत्तक, जिसमें उपास्थि और अस्थि का एग्जाम्पल दे सकते हो। अब नेक्स्ट तीसरा उत्तक तंत्रिका उत्तक। ठीक है, तंत्रिका उत्तक के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तंत्रिका कोशिकाएं क्या होती हैं? जो हमारे शरीर में जितने भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करती है, जितनी भी संवेदनाओं के प्रति अनुक्रिया होती है, वो सारी की सारी तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा ही होती है। हमारे शरीर की जितनी भी जैविक क्रियाएं हों, ये सभी भी तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा ही होती है। ये तंत्रिका कोशिकाओं का समूह मिलकर तंत्रिका या तंत्रिका उत्तक का निर्माण करती है। इस उत्तक की कोशिकाओं में उत्तेजना के अनुकूल प्रतिक्रिया करने की क्षमता होती है। उत्तेजना भले कोई भी हो, जैसे किसी लोहे की कील को चुभना, जैसे मान लो लोहे की कील है, ये उत्तेजना हुई और तुरंत अपना मालूम चढ़ना कि अपन को हाथ हटाना है, तो ये प्रतिक्रिया अनुकूल के प्रति तत्काल अनुक्रिया होती हैं। इसी तरह ये तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा ही संपन्न होती हैं। तंत्रिका उत्तक की कोशिकाएं बहुत ही शीघ्र उत्तेजित होती हैं, बहुत ही ये कार्य तीव्र गति से होता है, जिससे उत्तेजनाएं बहुत ही शीघ्र पूर्ण एक स्थान से दूसरे स्थान आवेग, विद्युत आवेग के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान ये पहुंचती हैं और उसका तुरंत अनुक्रिया भी इसी विद्युत आवेग के द्वारा ही जिस गतिशील स्थान पे पहुंचता है और उस मांसपेशियों में गतिशील हो जाती है, जिसके कारण वो स्थान से हाथ हटा देते हैं या जो कील चुभ रही है उसके स्थान से हाथ हटा देते हैं। ये तंत्रिका कोशिकाएं या तंत्रिका उत्तक कहाँ कहाँ पूरा जाल बनाती है? एक तो मस्तिष्क, मेरुरज्जु तंत्रिकाएं सभी मिलकर तंत्रिका उत्तकों को बनाती हैं। तंत्रिका
कोशिकाओं का दूसरा नाम होता है न्यूरॉन। क्या होता है? न्यूरॉन। न्यूरॉन का डायग्राम देख लीजिए। आपको न्यूरॉन की संरचना पूछे या तंत्रिका कोशिका की संरचना पूछे तो यही आपको डायग्राम बनाना है। तो आइए इस न्यूरॉन के डायग्राम के अंदर क्या क्या है इसके स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। सबसे पहले इन न्यूरॉन की कोशिकाओं में मध्य केंद्रक होता है और उस केंद्रक के चारों ओर जितना भी द्रव है और कोशिकांग है उस भाग को कोशिका काय कहते हैं। ठीक है। और इसके चारों ओर जो धागेनुमा संरचनाएं होती हैं जिसको दुर्माशय कहते हैं और बीच में एक प्रवध लंबा होता है जिसको तंत्रिकाक्ष कहते हैं। न्यूरॉन का एक तरफ एक लंबा प्रवध तंत्रिकाक्ष कहलाता है और तंत्रिकाक्ष के चारों ओर आवरण जो माइलिन आच्छादित कहलाता है। तंत्रिकाक्ष अंतिम जाके सिनेप्टिक नोब के रूप में अंत हो जाती है जिसको तंत्रिका का अंतिम सिरा या सिनेप्ट नोब। अब सिनेप्ट नोब अन्य तंत्रिका तंत्र से जुड़ता है तो वो वाला स्थान सिनेप्स कहलाता है। अब बहुत सारे तंत्रिका रेशे संयोजित होकर एक साथ मिलकर तंत्रिका का निर्माण करती है। प्रत्येक तंत्रिका कोशिका की लंबाई 1 मीटर होती है। इसीलिए हम यहाँ एक जनरल नॉलेज का प्रश्न भी बनता है कि हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका होती है। इस तंत्रिका उत्तक में स्पंदन होने से हमारी इच्छा अनुसार हमारी पेशियों की गति भी इस तंत्रिका कोशिका के द्वारा या तंत्रिका उत्तक के द्वारा ही होती हैं। आगे हम नेक्स्ट पेशी उत्तक के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।